नमस्कार। आज मैं फिर आपके सामने अपराध की एक और घटना लेकर आया हूं। आज के अपराध की घटना बहुत पुरानी है, लेकिन बहुत नृशंस है, बहुत ही बीभत्स है। प्रदेश है मध्य प्रदेश, जिला था इंदौर। इंदौर जिले में 16 सितंबर 2006 को शाम करीब 7-8 बज रहे होंगे और वहाँ इंदौर पश्चिम के तत्कालीन एडिशनल एसपी धर्मेंद्र चौधरी के फ़ोन पर एक फ़ोन आया। फ़ोन किसी और का नहीं, उनके ही सीएसपी पद्म विलोचन शुक्ला का था। पद्म विलोचन शुक्ला ने अपने एडिशनल एसपी को बताया कि जूनी इंदौर थाने पर किसी ने सूचना दी है कि सर्वोदय नगर गार्डन में 2 पोटलियां पड़ी हुई हैं, जिनके आसपास कुत्ते मंडरा रहे हैं, बड़ी संख्या में भौंक रहे हैं। और आने जाने वालों ने ये बताया कि संभवतः इसमें मानव शरीर है, यानी इसमें लाश है। छोटी मोटी बात और पूछने के बाद धर्मेंद्र चौधरी ने कहा कि ठीक है, मैं फ़ौरन पहुंच रहा हूं और अगले 10-15 मिनट में पूरी टीम, एडिशनल एसपी धर्मेंद्र चौधरी, सीएसपी पद्म विलोचन शुक्ला, टीआई दीपक शुक्ला और जो फॉरेंसिक की टीम थी, ये सब लोग बगीचे में सर्वोदय नगर गार्डन में पहुंच गए। वहां उन्होंने नज़दीक जाकर देखा तो उसमें उन्हें स्पष्ट हुआ कि इसमें किसी महिला की लाश है। पोटली खोली गई, फॉरेंसिक्स वालों ने अपना काम शुरू किया और जैसे ही उसमें उस महिला की शक्ल दिखाई दी तो ऐसा लग रहा था जैसे ये कोई गुड़िया है जिसके कई टुकड़े कर दिए गए हैं। बगीचे में मिली लाश के बारे में आसपास पुलिस पूरी टीम ही थी, वहाँ पर तमाम भीड़ लग गई और पूछताछ शुरू हुई। तो लोगों ने बताया कि ये पार्क शाम को 6-7 बजे तक लोगों की चहल पहल से भरा रहता है, लेकिन 7 बजे के बाद ये पार्क खाली हो जाता है, लोग चले जाते हैं। वहीं पूछताछ के समय एक शख्स वहाँ ये मिला और उसने ये बताया कि एक महिला स्कूटर से आई थी, स्कूटर पर वो पोटलियाँ बांध कर ले आई थी और एक एक करके उसने 2 पोटलियाँ गार्डन के भीतर फेंक दी थी। शख्स से पूछा गया कि क्या वो उस युवती को पहचानता है। शख्स ने मना किया कि नहीं, मैंने कभी पहले पार्क के नज़दीक इस युवती को नहीं देखा। उसी रात करीब 11 बजे, 7-8 बजे ये सूचना एडिशनल एसपी धर्मेंद्र चौधरी को सीएसपी जो उनके पद्म विलोचन शुक्ला थे, उन्होंने ये सूचना बताई। सारे लोग मौके पे पहुंच गए। मौका मुआयना करने के बाद बॉडी को सील करके पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। तभी 11 साढ़े 11 बजे के आसपास एक शख्स जूनी इंदौर थाने पर पहुंचा, जिस थाने से ये सूचना आई थी। सर्वोदय नगर गार्डन भी उसी थाने में पड़ता है। उसने अपना नाम जमुना दास रामचंदानी बताया और ये कहा कि मेरा बेटा, पत्नी और बहू, इनका पता नहीं चल रहा है। मैं शाम को दुकान से घर गया तो वहाँ पर ताला लगा हुआ था। रात को दोबारा पहुँचा तो तब भी घर में कोई नहीं था। तीनों लोग गायब थे, इसलिए मैं शिकायत करने थाने पर आया हूँ। जमुना दास ने बताया कि छावनी इलाके में उनकी अनाज की दुकान है। पुलिस जमुना दास के घर पहुंची, ताला खोला, घर के अंदर जाकर देखा तो पुलिस हैरान रह गई। फैमिली एल्बम में उस युवती की फोटो दिखाई पड़ गई जिसकी लाश अभी अभी इंस्पेक्टर और बाकी सारे अधिकारी उस सर्वोदय गार्डन में, उस बगीचे में देख कर आए थे। पूछा गया ये कौन है। जमुना दास ने बताया कि ये उनकी 19 वर्षीय बहू भूमि है। साथ ही ये बताया कि उसकी पत्नी धनवंतरी और बेटा मनोज भी लापता है। खैर, ये भी बताया कि साल भर पहले
हमारे बेटे मनोज की भूमि से शादी हुई थी। पुलिस ने घर से एक स्कूटर बरामद किया। पुलिस को संदेह हुआ कि ये वही स्कूटर है जिस पर भूमि की लाश को ढोया गया होगा, लेकिन उस पर खून के किसी तरह के कोई निशान नहीं मिले। बगीचे में जिस युवती की लाश मिली थी वो भूमि थी, लेकिन सास उसकी धन्वंतरी और पति उसका मनोज, वो कहाँ हैं और अचानक कहाँ चले गए, कहाँ गायब हो गए। पुलिस के लिए ये बड़ा विकट प्रश्न भी था और विकट परिस्थिति भी थी। लेकिन पुलिस को जमुना दास से बार बार बातचीत करते ये शक हुआ कि ये जरूर कुछ न कुछ छिपा रहा है। सवालों का जवाब जानने के लिए पुलिस ने जमुना दास को हिरासत में ले लिया। इधर धन्वंतरी और मनोज यानी भूमि जिसकी लाश मिली थी उसकी सास और पति की तलाश तेज की गई। 2 दिन बाद यानी 18 सितंबर को पुलिस ने दोनों को रतलाम से गिरफ्तार कर लिया। दोनों एक घर में छिपे हुए थे। पुलिस को पता लगा कि जमुना दास का छोटा बेटा और भूमि का देवर विशाल, ये इन दोनों को यानी धन्वंतरी और मनोज यानी मृतका की सास और उसके पति को छोड़ने बस स्टेशन तक आए थे। खैर, पुलिस ने इनसे बातचीत शुरू की कि क्या हुआ था, कैसे हुआ था, क्यों हुआ था, किसने हत्या की। धन्वंतरी और मनोज के मिलने के बाद पुलिस ने पूरे परिवार से पूछताछ की। विशाल से भी पूछताछ की और इन दोनों से भी पूछताछ की। ये पता लगा कि भूमि उदयपुर के एक बड़े चांदी कारोबारी की बेटी है। धन्वंतरी ने बताया कि शादी के बाद से ही भूमि और उसके बीच यानी सास और बहू के बीच छोटी छोटी बातों को लेकर तकरार होती थी। भूमि हर वक्त उल्टे सीधे जवाब देती थी और घर के काम में हाथ नहीं बटाती थी, ऐसा धन्वंतरी यानी मृतका की सास ने पुलिस को बताया। मनोज ने बताया कि शादी के बाद से ही दोनों के रिश्ते सामान्य नहीं थे। भूमि हमेशा कटी कटी सी रहती थी। उन दोनों के बीच ज़्यादा बातचीत भी नहीं होती थी। मनोज ने बताया कि भूमि ज़्यादातर समय अपने मायके उदयपुर रहा करती थी। कुछ दिन पहले उसके भाई की शादी थी। भाई की शादी अटेंड करने वो उदयपुर गई थी, लेकिन वहाँ से वापस आने को तैयार नहीं थी। बड़ी मुश्किल से उसको समझा बुझा के कुछ रिश्तेदारों को बीच में डालकर उसे वापस इंदौर ये लोग अपने घर ले आए। लेकिन ये सवाल अभी भी अपनी जगह था कि यह हत्या किसने की। धन्वंतरी ने कहा कि उसको नहीं पता कि यह हत्या किसने की है। जब वो भूमि के कमरे में गई तो वो मरी हुई थी। उसकी लाश के किसी ने टुकड़े कर दिए थे और उसने ये भी बताया कि ये देखकर वो बुरी तरह से घबरा गई। उसने बेडरूम से चादर निकाला और भूमि की लाश के टुकड़ों को रखा, स्कूटर पर ढोकर उसे सर्वोदय नगर के बगीचे में फेंक आई। ये कन्फेशन था धन्वंतरी का, लेकिन उसने ये कहा कि जब वो कमरे में गई तो उसकी कई टुकड़ों में लाश मौजूद थी और घर में लाश देखकर वो घबरा गई कि पुलिस आएगी, दुनिया भर की बात होगी। लिहाजा उसने चद्दर में लपेट के उसको सर्वोदय गार्डन में फेंक दिया। लेकिन पुलिस को इस कहानी पर भी भरोसा नहीं हो रहा था। उसने बार बार वो अपना बयान बदलती रही। धन्वंतरी ने फिर बयान दिया कि उसने चाकू से घोंप कर उसी ने भूमि की हत्या की थी, लेकिन लाश के किसने टुकड़े किए ये उसको नहीं पता। ये धन्वंतरी ने फिर अपने जब पुलिस ने और अच्छी तरह से पूछताछ शुरू की तो उसने ये बताया। मनोज से पूछा गया तो मनोज ने कहा कि उसकी माँ का इस हत्या में कोई हाथ नहीं है, उनकी कोई भूमिका नहीं है। बार बार बदलते बयानों से पुलिस परेशान हो गई थी और कुछ साबित नहीं कर पा रही थी। भूमि की हत्या घर में ही की गई थी ऐसा भी कोई सबूत नहीं मिला। पूरे घर को खंगाल लिया पुलिस वालों ने, लेकिन उन्हें कहीं ब्लड स्टेन या ब्लड से रिलेटेड कोई चीज़ कहीं पर नहीं मिली। लेकिन हत्या का क्या मोटिव था ये नहीं समझ में आ रहा था पुलिस को, और शक की सुई हर एक पर घूम रही थी। तो पुलिस ने अपने पॉइंट्स बनाए कि हमें किन किन बिंदुओं पर विवेचना करनी होगी। पहला
कि क्या पति पत्नी के बीच अनबन ही हत्या की वजह थी? क्या सास बहू की तकरार इतनी बढ़ गई थी कि सास ने ही हत्या कर दी? क्या ससुराल आने से इनकार करने के कारण सब ने मिलकर भूमि को मार दिया? क्या देवर विशाल ने माता पिता के दबाव में खुद ये हत्या कर डाली? और लास्ट ये कि क्या पेशेवर हत्यारों की मदद इस हत्या के लिए ली गई? अब टीमें बनाई गई। जो एडिशनल एसपी थे उन्होंने कहा कि इन सभी बिंदुओं पर अलग अलग क्वेश्चनायर तैयार करिए, उस क्वेश्चनायर के हिसाब से सबसे अलग अलग एंगल पर पूछताछ करिए और हत्या के ठोस सबूत मिलने चाहिए। पुलिस को ये तो तय हो गया कि हत्या ससुराल वालों ने ही की, इन्हीं 4-5 लोगों में से ही हत्या की गई है, लेकिन कैसे हुई ये बात समझ में नहीं आ रही है। जब पुलिस ने अलग अलग टीम बना के अलग अलग सबसे पूछताछ शुरू की तो मनोज ने हत्या का इल्जाम अपने ऊपर ले लिया, पति ने, और वो बार बार कहता रहा कि उसके माता पिता ने कुछ नहीं किया है और मैंने ही चाकू से उसकी हत्या कर दी थी और बॉडी पार्ट्स अलग अलग कर दिए थे। पहले उसकी माँ बयान दे चुकी थी कि मारा मैंने था, लेकिन उसके टुकड़े किसने किए ये मुझे नहीं पता। उसकी माँ का पहले का बयान था। पहले तो वो कह रही थी कि हमने लाश देखी, सिर्फ मुझे कुछ नहीं पता। फिर बोली चाकू से मारा मैंने, लेकिन काटा किसने उसको ये मुझे नहीं पता। पुलिस को इस बात पर, यानी मनोज की बात पर, मृतका के पति की बात पर भरोसा नहीं हुआ। तभी जांच के मध्य ये पता लगा कि एक और गवाह है जो घर में मौजूद था, जिसका इनमें से कोई नाम नहीं ले रहा है। वो थी भूमि की छोटी ननद, जिसकी उम्र 13 साल थी। पुलिस को ऐसा लगा कि बस अब हमें कुछ न कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट मिल जाएंगे, कुछ न कुछ एक्स्ट्रा हमें एविडेंस मिल जाएगा, क्योंकि ये लड़की भी उस समय घर में मौजूद थी जिस समय उसकी बॉडी माँ के हिसाब से उसने देखी, माँ के हिसाब से उसने चाकू मारा और माँ के हिसाब से उसने उसके भूमि के टुकड़े टुकड़े देखे। बहरहाल पुलिस ने सारा ध्यान उसकी ननद पर केंद्रित किया। वो स्कूल में पढ़ती थी। पुलिस ने पूरी तैयारी के साथ, चूंकि वो नाबालिग थी, तो नाबालिगों से पूछताछ करने के लिए जो कुछ भी सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस थी उसमें महिला कांस्टेबल्स, महिला सब इंस्पेक्टर्स सादे में पुलिस स्टेशन के अलावा दूसरी जगह पर उससे पूछताछ हुई कि शायद वो हत्यारों की पहचान में कुछ मदद कर सके। लेकिन लंबी पूछताछ के बाद भी पुलिस को निराशा ही हाथ लगी। पुलिस ने बारी बारी से चारों संदिग्धों से अपने उन्हीं 5 बिंदुओं पर फिर से बात की। तो जांच में ये साफ हो गया, पहली बात, कि हत्या तो धन्वंतरी ने ही की। घरेलू विवाद में, किसी विवाद में उसने भूमि को मौत के घाट उतार दिया, लेकिन धन्वंतरी ये बात कबूल करने को किसी भी तरह तैयार नहीं हुई। हर श्रेणी की पूछताछ की गई, लेकिन उसने ये बात खुद कबूल नहीं की और पुलिस के पास कोई सबूत भी नहीं था कि धन्वंतरी ने ये हत्या की होगी। खैर, फिर वरिष्ठ अधिकारियों से कहा गया। धर्मेंद्र चौधरी जो एडिशनल एसपी थे, उन्होंने धन्वंतरी से बात की तो ये पता लगा कि धन्वंतरी बहुत ही धार्मिक किस्म की महिला है, पूजा पाठ करती है और राधा स्वामी सत्संग भी जाया करती है। तो फिर उस लाइन पर उन्होंने बातचीत शुरू की। गुरु कौन है, गुरु की कसम कब खाई जाती है, इस तरह की बातें, जब धार्मिक बातें उससे शुरू की तो थोड़ी देर में वो फिर टूट गई और उसने ये बताया कि भूमि रोज उससे विवाद करती थी। जितने दिन भी वो ससुराल में रहती थी उसी से, यानी सास बहू में ही रोज तकरार होती थी। हत्या वाले दिन शाम को भूमि और उसके बीच घरेलू बात पे, छोटी मोटी चाय बनाना, सब्जी बनाना, खाना बनाना, ऐसी ही किसी बात पर तीखी बहस हुई। धन्वंतरी ने अपना आपा खो दिया और किचन में रखे चाकू से भूमि के पेट पर वार कर दिया। एक के बाद एक कुल 32 वार धन्वंतरी ने भूमि के शरीर पर किए और यहाँ तक कि मरने के बाद भी वो चाकुओं से वार करती रही। अच्छा, धन्वंतरी ने जिस चाकू से वार किया, जिस चाकू से अपनी बहू भूमि को मारा, वो भूमि ही बैंकॉक से लेकर आई थी।
भूमि शादी के बाद जब हनीमून गई थी तो वहाँ से चॉपर और चाकुओं का एक सेट ले आई थी। वहाँ पर बड़े खूबसूरत, देखने में बड़े खूबसूरत एक पूरा घरेलू सामान को काटने पीटने के लिए जो इस्तेमाल किए जाने वाले चाकू हैं, उनका बड़ा खूबसूरत सेट मिलता है। जो लोग भी जाते हैं और महिलाएं खासकर वो ले आती हैं कि किचन में एक तो देखने में सुंदर लगता है, उसमें कई तरह कई फल वाले चाकू होते हैं। बड़ी सब्जी या बड़ा फल काटने के लिए अलग, छोटी के लिए अलग, सब्जी के लिए अलग, तरकारी के वो बाकी चीज़ों के लिए अलग चाकू के सेट होते हैं। उसी सेट के एक चाकू से जो किचन में रखा हुआ था, धन्वंतरी ने भूमि के शरीर को टुकड़ों में भी बांटा था। धन्वंतरी ने बताया कि हत्या के बाद उसने पानी से बॉडी पर लगे हुए खून को साफ किया, घर में फैले हुए खून को भी साफ किया, और घर को साफ करने में उसकी मदद भूमि के ससुर जमनादास, पति मनोज और नाबालिग देवर ने भी उनका साथ दिया। अच्छी तरह से पहले पानी से किया गया, फिर उसके बाद उसमें फिनाइल से किया गया, फिर उसमें एसिड, चूँकि फर्श उसका था, मार्बल का था, तो उसमें खूब एसिड डालकर साफ़ किया। शायद इसी वजह से वहाँ पर ब्लड के ट्रेसेस नहीं मिल पाए फॉरेंसिक वालों को। फिर उसने एक एक करके उसके शरीर से सारे जेवर निकाल लिए, सारे कपड़े उतार दिए, और बेडरूम से बेडशीट निकाली और लाश के दोनों टुकड़ों की 2 पोटलियाँ बनाई। फिर स्कूटर पर रखकर 2 बार में वो बाहर सर्वोदय गार्डन में फेंकने गई। प्रत्यक्षदर्शी ने एक ही बार बताया कि एक बार में दोनों पोटली, लेकिन दरअसल वो 2 बार में इसे बाहर गार्डन में फेंकने गई थी। जब ये बात पक्की हो गई, तय हो गई, और जो दी गई टाइमिंग है उसको मैच किया गया, बाकी लोगों से बातचीत की गई, तो पुलिस ने फिर उस हिसाब से चारों को मुलजिम बनाया। पति जमुना दास को, पत्नी धन्वंतरी को, पति मनोज को और देवर विशाल को। मतलब जमुना दास और उनकी पत्नी धन्वंतरी, बेटा मनोज और छोटा बेटा विशाल। और जैसे ही ये बात अखबार में छपी कि बहू की किस तरह से हत्या की गई, 19 साल की बहू थी, तो इंदौर के रीगल चौराहे से लेकर फूटी कोठी तक रामचंदानी परिवार के खिलाफ बहुत ही उग्र प्रदर्शन हुआ इंदौर में। लोगों का गुस्सा फूट पड़ा कि किस तरह से उस कम उम्र की खूबसूरत लड़की थी, वो जो फोटोग्राफ उनके एल्बम में थी, अच्छी लड़की थी, बहुत ही खूबसूरत थी, शादी की भी फ़ोटोग्राफ्स उस एल्बम में मिली पुलिस को, तो उसको जिस तरह से, और वही फ़ोटोग्राफ्स फिर अखबार में छपती है। जिस पत्रकार को जो फ़ोटो घर से मिल जाती है वो अगले दिन अखबार में छपती ज़रूर है। और ख़ासकर बहू के साथ अगर इस तरह की कोई बात हुई है या शादी के समय कोई फ़ोटो मिल जाती है तो वो अखबार में छपती है। और उसे देखकर फिर पूरा शहर आंदोलित हो उठा, उग्र हो उठा, गुस्सा उनका फूट पड़ा। और यहाँ तक कि भूमि का पति मनोज जब पेशी पर आया, कोर्ट उसको ले जाया जाने लगा, तो भारी भीड़ ने उस पर हमला बोल दिया। पुलिस कुछ नहीं कर पाई और उसकी अच्छी पिटाई वहाँ पर पब्लिक के लोगों ने कर दी। फास्ट ट्रैक कोर्ट में चूंकि बहुत ज़्यादा गुस्सा था लोगों के बीच, तो फास्ट ट्रैक कोर्ट में इसकी सुनवाई शुरू हुई और 16 सितंबर की घटना को 24 अगस्त 2007 को अपर सत्र न्यायाधीश सरिता सिंह ने इस हत्याकांड में मनोज, धन्वंतरी और जमुना दास रामचंदानी को आईपीसी की धारा 302 यानी हत्या, 34 और साक्ष्य छिपाने की धारा 201 में उम्र कैद और 15-15 हज़ार रुपये जुर्माने की सज़ा सुनाई और 201 के तहत 3 साल की कठोर कारावास और 5,000 रुपये जुर्माने की सज़ा सुनाई। अच्छा, पुलिस ने भूमि के देवर विशाल को भी आरोपी बनाया था, लेकिन ट्रायल के समय में निचली अदालत ने उसे दोष मुक्त कर दिया। रामचंदानी परिवार निचली अदालत की इस फैसले के अगेंस्ट हाई कोर्ट में गया, लेकिन पति मनोज, सास धन्वंतरी और ससुर जमुना दास की उम्र कैद की सजा को हाई कोर्ट की इंदौर बेंच ने
बरकरार रखा। और ऐसे नृशंस हत्या में, ऐसे नृशंस हत्यारों को या ससुराली जनों को ये पिछले 18 साल से तीनों जेल की सजा काट रहे हैं। आज की घटना देखिए, पूरे परिवार ने मिलकर एक नव विवाहिता की हत्या कर दी। पूरे परिवार ने मिलकर, किसी न किसी रूप में पूरा परिवार इसमें शामिल रहा। और हत्या इतनी नृशंस थी कि पूरा इंदौर आक्रोशित हो गया। पूरा इंदौर गुस्से से एकदम उबल पड़ा। और हत्या क्यों की गई? क्योंकि वो हर बात का जवाब देती थी, ऐसा घर वालों ने बताया, और काम में हाथ नहीं बटाती थी। तो ये तो वही पुराने जमाने वाली सोच हो गई कि बहू आई है तो उसे पैरों तले रौंद कर रखिए, उससे काम कराइए और वो सब कुछ सहन करे, कुछ बोले नहीं, कोई जवाब न दे। यही है पुरानी सोच। और इसी पुरानी सोच की वजह उस समय में, पुरानी सोच की वजह से 90 के दशक में और उसके थोड़ा सा आगे बहुओं की हत्याएं हुई और बेतहाशा बहुएं जलाई गई, मारी गई, आत्महत्या की। और शायद इसी कारण से दहेज हत्या का वो प्रावधान 304B का लाया गया, जिसमें कड़ी से कड़ी सजा की व्यवस्था की गई थी। और पूरा का पूरा परिवार वो जेलों में सड़ा, सालों साल सड़ा। अगर कहीं पर बहू की हत्या हुई या बहू के साथ कोई बहू ने आत्महत्या की, किन्हीं ऐसे कारण उत्पन्न किए गए कि बहू अननेचुरल डेथ में उसकी मृत्यु हुई। और दो ही वजह थी, एक तो वही पुरानी सोच की साहब, उसका व्यवहार ठीक नहीं था, और दूसरा दहेज। इस घटना में दहेज कोई कारण नहीं था, क्योंकि दहेज हत्या के बारे में घर वालों ने लिखाया भी नहीं था और ये हो भी नहीं सकता था, क्योंकि भूमि के पिता उदयपुर के बहुत बड़े चांदी कारोबारी थे। अपनी बेटी के लिए दान दहेज में वो अपने जो क्षमता थी उनकी, उससे भी ज़्यादा उन्होंने दिया होगा, कोई कोर कसर नहीं छोड़ी होगी। इसलिए दहेज वाली बात कहीं भी ना आई, न पुलिस FIR में, न विवेचना में। और यही दिक्कत है कि अगर बिटिया बड़े घर से आ रही है तो ये ताना कि ये बड़े घर से आ रही तो धौंस दिखाएगी, बड़े घर से आ रही है तो इस तरह का व्यवहार करेगी। अगर बेचारी कहीं गरीब घर से आ जाए तो फिर लोग ये ताना देते हैं कि ये कहाँ फटीचर घर की लड़की आ गई घर में। दोनों हालत में ससुराल के लोग उसके साथ इस तरह का व्यवहार उस जमाने में किया करते थे। ससुरालियों, जिनमें जमुना दास रामचंदानी, उसकी पत्नी धनवंतरी और भूमि का देवर, सभी आप मान लीजिए, चाहे उसको बेचारी को कुछ भी कहते हों, लेकिन ये सब फटीचर थे, मानसिक रूप से दिवालिया थे। और बहू को ये नौकर बनाकर रखने की इनकी प्रवृत्ति थी। ऐसा सारे घटनाक्रम से, विवेचना से और ट्रायल के समय जो बातें आई हैं उनसे ये बात साबित हुई। जबकि सीधी बात थी कि अगर बहू का व्यवहार उचित नहीं था तो बहू बेटे की अलग रहने की व्यवस्था कर देते, वो दोनों अपने में रहते, आराम से रहते और रोज रोज की चिक चिक से निजात मिल जाती। बड़ा सिंपल सा सलूशन था। इसीलिए ऐसी परिस्थिति में जब कहीं इस तरह की बात हो तो जज्बात के बजाय दिमाग से काम लेना चाहिए, वरना वही होगा कि पूरा परिवार 18 साल से जेल में है। आशा है आप मेरी इस बात से सहमत होंगे। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।